हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? हम प्रीवियस वीडियो में बात किए थे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। ठीक है, वो एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाया तो इसका मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था प्रकाश के परावर्तन के बारे में। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन क्या होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमने बात किया था कि प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। उसके बाद हमने बात किया था कि गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, ठीक है, या फिर केंद्र क्या होता है। इस सारी चीज़ के बारे में हमने चर्चा किया था। आज हम बात करने वाले हैं कि अवतल दर्पण के सामने अगर प्रतिबिंब बने तो कैसे बनेगा, या फिर किसी दर्पण से, ठीक है, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो, अगर हम दर्पण बना रहे हैं तो प्रकाश किस प्रकार से प्रवाहित होती है, यानी प्रकाश को हम भेजेंगे तो क्या होता है, क्या घटनाएं देखने को मिलती हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक गोलीय दर्पण लेता हूँ। ठीक है, गोलीय दर्पण में हमारा क्या मतलब, एक गोला हम ले लेते हैं, खोखला गोला ले लेते हैं इसको। उसके बाद हम इसको काट के क्या करते हैं, दर्पण बनाते हैं। ठीक है, हमने इसको यहाँ से काटा। अगर मैं क्या करता हूँ, इसको इधर से कलई करना चालू करता हूँ। कलई करना मतलब रंगना होता है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले सिल्वर की एक परत चढ़ाई जाती है, उसके बाद कोई पेंट चढ़ा दिया जाता है, सिल्वर नुखराए नहीं, ठीक है, तो वो दर्पण बन जाता है। तो अगर मैं क्या करता हूँ, इसके उठा हुआ सतह जो है, वक्र सतह है, उसको मैं रंग दिया और धंसा वाला सतह की तरफ से मैं अपनी तस्वीर को देख रहा हूँ, तो इस प्रकार से जो दर्पण बनेगा वो होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण होगा। ठीक है, वही अगर मैं पीछे से रंग दिया और वक्र जो सतह है वो उठा हुआ रहे, ठीक है, हमने इसके परिभाषा को बढ़िया से समझा था। ठीक है, तो इस तरह के जो बनेगा दर्पण उसे हम बोलेंगे उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया और ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। अब क्या है कि हम देखते हैं कि इस दर्पण को थोड़ा सा मैं घसकाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक दर्पण बनाता हूँ प्रकाश को प्रवाहित करने के लिए। याद रखेंगे, ये मैं एक दर्पण बना लिया। एक काम करते हैं, अवतल की तरफ अवतल बना लेते हैं, उत्तल की तरफ उत्तल बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, ये अवतल दर्पण हो गया। ओके, अब क्या है कि अगर मैं यहाँ से प्रधान अक्ष ले लिया, ठीक है, और अनंत से प्रकाश को बुलाऊं, अनंत से मैं प्रकाश को बुलाता हूँ, तो ये आएगा और टकरा कर निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। क्या होता है, डाइवर्जिंग। तो ये आएगा और टकरा कर निकल जाएगा। जैसे प्रकाश ऐसे गया और ये टकरा कर बाहर की तरफ चला जाएगा, आया ऐसे और ये टकरा कर क्या होगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश को फैलाने का काम करता है। ये टकरा कर बाहर क्यों नहीं गया, क्योंकि हमको पता है कि अगर लंबवत प्रकाश को भेजेंगे तो जैसे जाता है वैसे क्या वापस आ जाता है, तो ये वाला वैसे ही रह जाएगा। लेकिन हम अवतल दर्पण में देखते हैं तो इसमें अगर हम प्रकाश को बुलाते हैं, ठीक है, प्रकाश को हम बुलाएं तो ये प्रकाश हमने बीचों बीच भेजा तो जैसे वैसे चला गया। लेकिन बाकी सब क्या होता है कि टकराकर एफ से निकलेगा, लोग, बाकी सब एफ से निकलेगा, यानी फोकस से निकल जाएगा। तो ये प्रकाश आया और टकरा कर क्या हुआ, निकलना शुरू हुआ। ठीक है, तो याद रखेंगे कि अगर अनंत से प्रकाश की किरणें आती हैं और अवतल दर्पण पर टकराती हैं तो प्रकाश को क्या करेगी, फैला देगी। ठीक है, लेकिन वही अनंत से प्रकाश की किरणें आती हैं, क्योंकि अनंत से प्रकाश की किरणें जो आती हैं वो क्या होती है, समानांतर होती हैं, तो आएगी और टकराएगी। और याद रखेंगे कि अनंत से आई जो प्रकाश किरणें समानांतर होती है और समानांतर किरणें जब आएगी अवतल दर्पण पर पड़ती हैं तो टकराने के बाद वो कहाँ से निकलेगी, तो फोकस से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी, फोकस से। तो ये दिमाग में आप बात बैठा लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब डायग्राम हमको सीखना है, तो डायग्राम के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले समझना पड़ेगा हमें, ठीक है, हमें समझना पड़ेगा ये कि प्रकाश को कहाँ से भेजेंगे तो कहाँ से निकलेगी। ठीक है, तो मैं कुछ अवतल दर्पण बना रहा हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ। हम अवतल दर्पण इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे 6 स्थिति में देखना है कि किस वस्तु को कहाँ रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। जैसे पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ, जैसे ये मैंने एक प्रधान अक्ष ले लिया, ये फोकस हो गया, ये केंद्र हो गया, यानी एफ हो गया, सी एफ हो गया हमारा, ये अनंत पे हो गया एक स्थिति, अनंत और सी के बीच में हम रखेंगे दूसरा स्थिति, तीसरा
सी पे रखेंगे, चौथा सी और एफ के बीच में रखेंगे, पांचवा एफ पे रखेंगे और छठा एफ और ध्रुव यानी पी के बीच में हम रखेंगे 6। यानी 6 स्थिति में हम प्रतिबिंब को रखेंगे और देखेंगे कि वो प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, हम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको जानना होगा कि प्रकाश को कहाँ कहाँ से भेज सकते हैं। जैसे एक तो समानांतर मैंने भेज के दिखा दिया, तो अब हम समझते हैं कि प्रकाश को कैसे कैसे भेजा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ अवतल दर्पण बना रहा हूँ। ठीक है, आप देखें यहाँ पे इस चीज़ को दिमाग में बैठा लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम इसको मान के बनाते हैं। ओके, ये मैंने प्रधान अक्ष ले लिया। ठीक है, तो मैंने पहला बताया था पहला केस में कि अगर समांतर प्रकाश की किरणें आए तो क्या होगा। ठीक है, तो मैंने बताया था समानांतर आएगी कहाँ से निकलेगी, एफ से। इधर से भी अगर समानांतर भेजे तो कहाँ से निकलेगी, एफ से, तो एफ से निकल गई। ठीक है, सी हो गया। दूसरा स्थिति, अगर मान लो कि हम एफ पे ही प्रकाश को भेजें, जैसे अब इस बार हम क्या करते हैं, एफ पे ही प्रकाश को भेजते हैं। पहले दर्पण बना लेते हैं। ये रहा। अब क्या करते हैं, हम प्रकाश को डायरेक्ट एफ से भेजते हैं, यानी जहां भेजिए क्या है, एफ है। फिर इधर से भी एगो एफ पे हम प्रकाश को भेजें। तो याद रखेंगे प्रकाश अपना रास्ता कभी नहीं बदलता, प्रकाश अपना रास्ता कभी नहीं बदलता। अगर मैं यहाँ से फोकस किया हूँ तो प्रकाश यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ से फोकस करूँगा तो यहीं से निकलेगा। यानी हमने समानांतर भेजा था तो एफ से निकला था, तो एफ से भेजेंगे तो समानांतर ऐसे करके निकल आएगा ये। ठीक है, यानी ऐसे आपने भेजा तो फिर क्या हो गया, ये ऐसे निकल गया। ठीक है, तो पहला समानांतर भेजेंगे फोकस से निकलेगा, फोकस से भेजेंगे समानांतर निकलेगा। ठीक है, आगे और हम कंडीशन को देखते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं तीसरा कंडीशन। हम एक बार क्या करते हैं कि सी से भेज के देखते हैं। तो याद रखना कि केंद्र से अगर भेजते हैं तो क्या होता है, लंबवत पड़ता है, लंबवत प्रकाश पड़ता है। ये सी हो गया, ये हमारा एफ हो गया। तो अगर मैं प्रकाश को यहाँ से भेज रहा हूँ तो ये जैसे जाएगा वैसे ही लौट आएगा। ठीक है, जैसे जाएगा वैसे ही लौट जाएगा, चाहे इधर से भी भेजें तो जैसे जाएगा वैसे ही लौट आएगा। तो तीसरी स्थिति क्या होगा कि अगर आप क्या कर रहे हो कि प्रकाश को सी से भेजोगे तो सी पे ही लौट आएगा। एक और स्थिति हम देख लेते हैं। ठीक है, एक और स्थिति हम देख लेते हैं। चौथा स्थिति, छोटा सा एक बना लेता हूँ। चौथा स्थिति में हम देखते हैं कि हम डायरेक्ट क्या करते हैं, पी, यानी ये जो पी है आप याद रखेंगे, इसको डायग्राम में उतना मेंशन नहीं कर रहे हैं, बट ये पी ध्रुव है, याद रखेंगे। तो अगर मैं डायरेक्ट ध्रुव भेजूंगा तो ये क्या हुआ, आपतित किरण। यहाँ एक कोण क्या बना, आई, तो जितना कोण बना उतना कोण निकलेगा इधर, यानी आई बराबर आर बनाकर क्या होगा, निकल जाएगा ऐसे। तो हम 4 स्थिति में हम क्या करते हैं, प्रकाश को भेजते हैं। 4 स्थिति में प्रकाश को भेजेंगे और भेज कर हम क्या कर सकते हैं, तो हम पता कर सकते हैं कि किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब हम क्या करते हैं, प्रतिबिंब बना के देखते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रतिबिंब बनाते हैं। पहला स्थिति, अगर अनंत पर वस्तु हो। ठीक है, अगर वस्तु अनंत पर हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो यहां पे हम बनाते हैं, पहले हम एक अवतल दर्पण बनाते हैं। अब क्या है, अनंत पे कहीं भी हम रख सकते हैं। जैसे मान लो यहां से भी प्रकाश आ सकती है, जैसे ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी आएगी, तो कहाँ से निकलेगी, एफ से निकलेगी। ठीक है, तो प्रकाश ऐसे आई और टकरा कर निकल गई, और ये जहाँ से निकली हमको पता है एफ है, तो एफ है, यहाँ मान लो सी है, और ये क्या है, पी यानी ध्रुव है। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या, ठीक है, यहाँ पे क्या देखोगे आप कि प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा होगा। ठीक है, और क्या होगा, उल्टा होगा यानी वास्तविक बनेगा। ठीक है, बहुत छोटा बनेगा, वास्तविक बनता है तो उल्टा बनता है, और क्या होगा, इसे पर्दे पर प्राप्त भी कर सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, पर्दे पर इसे हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, और ये दर्पण के सामने बनता है। ठीक है, दर्पण के सामने बनेगा।
तो कुछ बातें हैं जो हर एक की स्थिति में फिट करेगा, ठीक है। यानी अनंत पर रखे तो हमने क्या देखा कि प्रतिबिंब का आकार क्या हुआ, बहुत छोटा बना। कहाँ बना ये भी याद रखेंगे, तो F पर बना, याद रखेंगे यहाँ पे F पर बना। कैसा बना, उल्टा था, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और दर्पण के सामने बना, ठीक है। दूसरी स्थिति में चलते हैं, ठीक है। दूसरा स्थिति में हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको घसकाते हैं, ठीक है। यानी अनंत पर हम रखे थे, अब क्या करते हैं, अनंत और C के बीच में रखते हैं। तो एक दर्पण सबसे पहले हम बना लेते हैं यहाँ पे, दर्पण रेडी है। अब हमारा ये C हो गया, ये F हो गया। हमने वस्तु को यहाँ रख दिया। तो वस्तु के यहाँ रखें तो पहले हमने क्या किया, प्रकाश को समानांतर भेजा। कहाँ से निकलेगा, F से निकल गया, ठीक है। प्रकाश गया और इस प्रकार से निकल आया, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक हम F पे ही भेजते हैं, तो ये F पर चला जाएगा और चला जाएगा तो क्या होगा, ऐसे जाएगा और टकरा कर ऐसे निकलेगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा, C और F के बीच में बनेगा। और क्या होगा, बड़ा नहीं होगा, छोटा ही होगा, ठीक है। याद रखेंगे इसकी स्थिति क्या है, आप याद रखेंगे क्या है कि हमने तीसरा स्थिति बनाया था, अनंत और C के बीच, अनंत और C के बीच। जब अनंत और C के बीच में बनाया तो हमने क्या देखा, हमने देखा पहली स्थिति अगर हम बात करेंगे, हमने देखा कि प्रतिबिंब C और F के बीच बना, ठीक है। C और F के बीच बना। क्या आकार क्या था, आकार जो है छोटा था, ठीक है। याद रखेंगे छोटा बनेगा, बहुत छोटा नहीं, सिर्फ छोटा बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उल्टा है, और उल्टा है मतलब क्या है, वास्तविक है। उल्टा है मतलब वास्तविक है। उसके बाद क्या है, ये भी दर्पण के सामने बना है, दर्पण के सामने है, ठीक है। और इसे भी हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने पहला स्थिति देखा, दूसरा स्थिति देखा, अब चलिए तीसरा स्थिति को हम देखते हैं, ठीक है। तीसरा स्थिति क्या है, अब हम डायरेक्ट C पे रखेंगे। तो एक दर्पण बनाते हैं, यानी पहले हम कंडीशन लिख लेते हैं कि हम रखना कहाँ है। तो तीसरा स्थिति में हम रखेंगे वस्तु को जब हम C पर रखते हैं, ठीक है। वस्तु को अगर हम C पर रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं, C हो गया, F हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम वस्तु को रखें, क्या करेंगे, समानांतर एक प्रकाश भेजते हैं। कहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से निकलेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से एक मैं F से भेजता हूँ, तो क्या होगा, ऐसे निकलेगा। तो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, थोड़ा सा मेरा गलत बन रहा है, लेकिन याद रखेंगे आप कि ये, क्योंकि मैं स्केल से नहीं बना रहा हूँ जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो ये क्या होगा कि आपका हूबहू जितना ये है उतना ही इतना बराबर बनेगा, बराबर बनेगा। यानी इसमें क्या लिखना है आपको, लिखना ये है कि प्रतिबिंब बराबर क्या होगा, वस्तु। प्रतिबिंब और वस्तु का आकार दोनों क्या होगा, बराबर। प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, उल्टा होगा, उल्टा होगा। स्थान क्या होगा, C पर ही बनेगा, C पर ही बनेगा। और इसे भी हम क्या कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है।
एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, सी पर रखे तो अब सी और एफ के बीच में रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और बनाते हैं हम। सी हो गया हमारा और एफ हो गया। ठीक है, यानी अब हमको क्या करना है, रखना कहाँ है, तो सी और एफ के बीच में। यानी तीसरा यानी चौथा स्थिति में हम क्या रखेंगे, जब वस्तु सी और एफ के बीच हो। ठीक है, तो क्या होगा, तो होगा, अब हम यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पे मैंने बीच में रख लिया और फिर क्या किया, भेजा यहाँ से, और ये प्रकाश कुछ इस प्रकार से निकली। अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक ध्रुव पर भेजता हूँ, तो ध्रुव पर भेजूंगा तो कुछ इस प्रकार से निकलेगा और क्या होगा, यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो कहाँ बना, तो अनंत और सी के बीच में, यानी प्रतिबिंब का स्थान क्या होगा, तो अनंत और सी के बीच होगा। आकार की बात करेंगे तो बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा। उसके बाद आप क्या देख सकते हो, उल्टा है, तो आप लिख सकते हो उल्टा है, और वास्तविक है, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि जैसे जैसे वस्तु को हम आगे की तरफ धक्का दिए, प्रतिबिंब पीछे की तरफ आना शुरू हुआ। ठीक है, तो पांचवा प्रतिबिंब हम देख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सी पर रखते हैं, यानी पांचवा स्थिति में जब वस्तु एफ पर रखते हैं, जब वस्तु एफ पर हो तो। ठीक है, जब वस्तु एफ पर हो तो क्या करेंगे, देखते हैं हम, थोड़ा सा इसको घसका लेते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे दर्पण बना लेते हैं अपना। पी हो गया, एफ हो गया, सी हो गया। ठीक है, तो हमको कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। ठीक है, भेजे, समानांतर भेजेंगे, कहाँ से निकलेगा, ऐसे निकलेगा। अब यहाँ ध्रुव पर भेजेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ऐसे निकलेगा। तो ये मिलेगा नहीं, कहाँ मिलेगा, तो अनंत पर मिलेगा, अनंत पर मिलेगा। यानी प्रतिबिंब की अगर बात करें तो प्रतिबिंब का स्थान क्या होगा, अनंत होगा। आकार क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। ठीक है, और बात करें तो बड़ा होगा और साथ में क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक है, दर्पण के तो सामने बन रहा है, तो इसे हम प्रतिबिंब प्राप्त भी कर सकते हैं। अंतिम हम देखते हैं, यहाँ रखते हैं, यानी सी और पी के बीच में, ध्रुव के बीच में रखते हैं। ठीक है, तो एक हम रख लेते हैं छठा स्थिति। तो क्या होगा कि जब वस्तु एफ और ध्रुव के बीच हो, ध्रुव के बीच हो, ठीक है, इसको घसका लिया जाए, थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया जाए जगह। ओके, तो एक फिर से दर्पण बनाते हैं हम। डायग्राम में ना जाएंगे, आप लोग इसको थोड़ा सा पेंसिल वगैरह का इस्तेमाल करके बनाएंगे, बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, सी हो गया, एफ हो गया, यहाँ पे वस्तु हम रखते हैं, ऐसे भेजेंगे, क्या होगा, इधर से निकल आएगा, इधर भेजेंगे, इधर निकल आएगा। यानी ये इधर तो कहीं मिलने वाला नहीं है, तो हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको काल्पनिक रेखाओं को इधर बढ़ाएंगे और इसको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाएंगे, इसको यहाँ बनाएंगे, तो ये पीछे की तरफ क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो एक ही ऐसी स्थिति होती है जब क्या होगा कि अवतल दर्पण में आपका शकल दिखेगा। ठीक है, नहीं तो दिखता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि सब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यही एक स्थिति होती है जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब में हमें क्या होता है, दर्पण में दिखता है, वास्तविक प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो याद रखेंगे
प्रतिबिंब की अगर बात करें तो प्रतिबिंब का स्थान क्या होगा, दर्पण के पीछे होगा, दर्पण के पीछे होगा। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, दर्पण के पीछे होगा। आकार तो क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, बड़ा होगा, सीधा होगा, सीधा होगा, सीधा होता है नहीं मतलब काल्पनिक है, और इसे पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये 6 स्थिति हैं। ये 6 स्थिति को आपको क्या करना है, ध्यान से याद रखना है। ठीक है, ध्यान से आपको याद रखना है। पी मैं छोड़ दिया हूँ ऑलमोस्ट जगह, ठीक है, बट कोई ना। तो आपको ये चीज़ें याद रखना है कि प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये अवतल दर्पण जो होता है इसका इस्तेमाल करते कहाँ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अवतल दर्पण का प्रयोग किए करते कहाँ, इसका इस्तेमाल हम करते कहाँ हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम अवतल दर्पण का उपयोग। लिखा है अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। तो अवतल दर्पण का मुख्य उपयोग क्या होता है, हम देखते हैं हजामती वगैरह में करते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है अवतल दर्पण का प्रयोग क्या होता है, तो हजामती दर्पण के रूप में करते हैं, एंड दाढ़ी बनाने के लिए हम करते हैं। साथ ही साथ टॉर्च और क्या होता है, वाहनों के हेडलाइट वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। या साथ ही साथ जो आपको दांत का डॉक्टर या फिर कान का डॉक्टर जो होते हैं ना, वो भी ये दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि मुंह में कुछ इस प्रकार से ऐसे लगा देते हैं और उसी में से देख लेते हैं। तो क्या होता है, तो अवतल दर्पण होता है जिसके माध्यम से वो देख पाते हैं। तो ये सारा उपयोग क्या होता है, अवतल दर्पण का होता है। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है, देखिए जैसे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे कि सौर भट्टियों में क्या होता है, सूर्य से आती जो उष्मा होती है, उष्मा ऊर्जा होती है, तो बड़े बड़े अवतल दर्पणों के माध्यम से ही क्या करते हैं, हम उसको एकत्रित कर पाते हैं। यहीं पे हम देखते हैं कि अवतल दर्पण जो होता है उसका भी बहुत सारा उपयोग होता है। हम देखते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, स्कूटर हो गया या फिर 4 चक्का कोई भी बस वगैरह हो गया, तो वहाँ पे हम साइड मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान से इस्तेमाल करेंगे, यानी शब्दों को इस्तेमाल करना है अच्छे से, कि इसका इस्तेमाल यानी अवतल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, एग्जाम में इसके सवाल जो होते हैं ना बहुत सारे बनते हैं कि उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर बताएं। तो आपको अंतर बताने के लिए परिभाषा होना चाहिए, और 2 अंतर 3 ही लिख देंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि ये 2 से नंबर से ज़्यादा पूछने वाला नहीं है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि हाँ, अब ये देखिए जो बोल रहा है कि अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है हजामती दर्पण में क्यों करते हैं। अगर कोई सवाल करे क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है, तो चूंकि हम देखते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है, निकट की वस्तु क्या होता है, निकट जो वस्तु होती है सीधा और बहुत ही बड़ा, और क्या होता है, तो आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है जो दिखाई देता है। तो दर्पण में जब हम देखते हैं तो क्या होता है, वो अब बड़ा बड़ा चेहरा दिखने लगता है। जैसे मेरे पास दर्पण है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दर्पण है, ये दर्पण है, लेकिन जब मैं इसको नजदीक करूंगा ना तब मुझे दिखाई देगा, इसमें जैसे मेरा मुंह दिखाई देगा, साफ साफ दिखाई देगा, साफ साफ एकदम दिखाई देगा, बहुत बड़ा बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हजामती के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं, ये मैं जो सूत्र हैं दर्पण सूत्र, इसके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बनाकर ऑलरेडी डाल चुका हूं, तो आप उस वीडियो को जाकर देख लेंगे, उसमें मैं डिटेल से पढ़ाया हूं। तो इसको मैं फिलहाल यहाँ पे स्किप करता हूं। ठीक है, आते हैं चिन्ह परिपाटी को समझते हैं। ठीक है, चिन्ह परिपाटी क्या होता है। अब चिन्ह परिपाटी को समझते हैं, जैसे कोई दर्पण हो गया, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल। जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले समझाता हूँ आपको चिन्ह परिपाटी होता क्या है। तो आपने मैथ पढ़ा होगा, तो मैथ में आप देखते होंगे कि ऐसे कुछ अक्ष बने होते हैं। ठीक है, जिसे हम इधर वाले को प्लस कहते हैं और इधर वाले को माइनस कहते हैं, ऊपर वाले को प्लस कहते हैं और नीचे वाले को माइनस कहते हैं। ठीक है, तो इसी के माध्यम से हम समझने वाले हैं कि चाहे अवतल हुआ, अवतल दर्पण हुआ, चाहे उत्तल दर्पण हुआ, मैं यहाँ पे उत्तल दर्पण लिख देता हूं, चाहे अवतल हुआ चाहे उत्तल हुआ, उसमें u का मान क्या होगा, यानी साइन क्या होगा, v क्या होगा, f क्या होगा, ठीक है, h क्या होगा, h डैश क्या होगा, ये सारी चीज जानना जरूरी है। क्योंकि इसका पहली बात तो ये है, आपको याद रखना है कि u जो होता है, u क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, शायद हो सकता है आपको पता ना हो। यहाँ पे नोट लिख देता हूँ, थोड़ा सा नोट में आपको लिख देता हूँ कि u
u वस्तु की दूरी होती है, u वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी, f फोकस दूरी, ठीक है, h डैश नहीं, h सिर्फ, h वस्तु की ऊंचाई, ठीक है, और h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं ज़्यादा बोर्ड को भर दिया हूँ, बट आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो जब हम न्यूमेरिकल्स बनाते हैं तो उस स्थिति में हमें इस चिन्ह का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, याद रखेंगे उन सभी की जो दूरी मापी जाती है तो ध्रुव से मापी जाती है। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे एक दर्पण बना रहा हूँ, ठीक है, तो इधर से मैंने रंग दिया, क्या बना, अवतल। यहीं पे मैं एक और बना दिया इधर से, और क्या किया, इधर से रंग दिया मैंने, तो इधर वाला अवतल हो गया और इधर वाला क्या होगा, उत्तल हो गया। तो आप देखोगे कि इसको और इधर घुमाओगे गोला हो जाएगा, तो इसके इधर जो होगा, जैसे मान लो C इधर होगा और F क्या होगा, F भी इसका इधर होगा। लेकिन यही दर्पण जब इधर होगा, यानी ये हमने जो दर्पण बनाया है अभी अवतल वाला, तो ये अवतल जरूरी थोड़े है एक ही होगा, मतलब इधर अगर हुआ, इधर हुआ तो क्या होगा, तो पहले हम अवतल दर्पण के समझते हैं। इस तरह से दर्पण हुआ, इसका सब क्या होगा, इधर होगा, यानी चाहे F हुआ और चाहे C हुआ, इधर होगा। यानी इधर की दूरी को हम क्या बोले, माइनस बोले हैं, इधर की दूरी को हमने क्या बोला है, माइनस बोला है। तो माइनस बोला है मतलब F क्या होगा, F होगा हमेशा माइनस, हमेशा F हमेशा माइनस, वस्तु हमेशा हम इधर ही रखेंगे, तो ये U क्या होगा, ये भी हमेशा माइनस होगा, याद रखना है। ठीक है, हमेशा। अब बचा भी क्या होता है, तो मैंने बोला प्रतिबिंब। तो अभी हमने जस्ट देखा है कि प्रतिबिंब इधर भी बनता है और इसके पीछे भी बनता है, यानी ये प्लस भी हो सकते हैं और माइनस दोनों हो सकते हैं। ठीक है, वस्तु हमेशा हम सीधे ही रखते हैं इसलिए प्लस लेंगे, और इसमें प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, एक इसमें सीधा भी बनता है, तो प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण का चिन्ह हुआ, ये आपको दिमाग में बैठा कर रखना है। अब हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण में U V F, ठीक है, बाकी तो वही है, प्लस माइनस वैसे ही होता है। ठीक है, लिख लेते, चाहे मैं लिख देता हूँ H और H डैश। तो इसका U मैंने इधर से रंगा है, वस्तु हम इधर ही रखेंगे, तो ये U हमेशा क्या होता है, माइनस ही होगा, हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। V यानी प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब हमेशा अंदर बनेगा, यानी इधर की तरफ बनेगा, तो क्या होगा, ये हमेशा प्लस होगा, हमेशा प्लस होगा, याद रखना है। F इसकी फोकस दूरी क्या है, इधर है, तो भी क्या होगा, हमेशा प्लस। ठीक है, अब प्रतिबिंब वस्तु में ऐसे ही रखते हैं, तो क्या होगा, ये प्लस, और प्रतिबिंब इसमें क्या होता है, सीधा ही बनता है, तो ये भी प्लस। तो ये है आपका चिन्ह परिपट्टी। ठीक है, ये चिन्ह परिपट्टी में आपको याद रखना है कि कौन सी दूरियां प्लस में होगी, कौन सी दूरियां माइनस में होगी, ये चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस तरह में मैं समझा दिया ऑलरेडी चिन्ह के बारे में। ठीक है, अब हम एक चीज़ देखते हैं, आवर्धन। सिंपल, मैं आपको आवर्धन समझा देता हूँ। आवर्धन क्या होता है, तो याद रखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, सिंपल लिख देता हूं यहाँ पे, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई को ही हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। ये क्या होता है, फॉर्मूला माइनस v बाई यू होता है, माइनस v बाई यू होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। साथ ही साथ h डैश बटा h बराबर माइनस v बाई यू होता है, ये भी दूसरा फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, और चीज़ में याद रखना है कि आवर्धन का मान
आवर्धन का मान, यानी m का मान अगर प्लस में आ रहा है मतलब प्रतिबिंब सीधा बना है, अगर माइनस में आ रहा है मतलब क्या है, उल्टा बना है। याद रखिएगा अगर m का मान 1 आ रहा है, 1 आ रहा है मतलब h डैश बटा बराबर h, इन दोनों बराबर हैं। अगर इससे छोटा आ रहा है मतलब क्या है, छोटा बनेगा। तो ये सारी चीज़ आप दिमाग में बैठा कर रखेंगे, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, एग्जाम में बहुत ही सवाल इससे पूछता है। ओके, तो वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।